हरियाणा बीजेपी में बड़े बड़े रसूखदार पदों पर रहे और पूर्व एमएलए रहे 1 दर्जन से ज़्यादा नेता आज की तारीख में पछता रहे हैं। वो पछतावा इस बात का है कि उन्होंने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करने का आत्मघाती फैसला क्यों लिया। जी हाँ, हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने के बाद वो 1 दर्जन से ज़्यादा नेता अब पछता रहे हैं जो या तो कांग्रेस में शामिल हो गए थे या बागी होकर चुनाव लड़ने का फैसला ले गए थे। वो कौन कौन से नेता हैं जिन्होंने सत्ता के लालच में, सत्ता के फेरबदल में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की और आज की तारीख में उनकी सियासत चौराहे पर आ गई है। इन नेताओं की कुंडली जानने और इनका भविष्य के अंजाम को समझने के लिए आप आज की इस खरी खरी खबर को जरूर देखिए। लोकसभा चुनाव से 6 महीने पहले ही हरियाणा में इस बात के चर्चे गर्म हो गए थे कि कांग्रेस हरियाणा में आ रही है और बीजेपी जा रही है। जब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 5 सीटें जीत ली तो उसके बाद इस बात की मोहर लगाने वाले लोगों की संख्या बेहद ज़्यादा हो गई थी, जो ये कह रहे थे कि कांग्रेस 60 से ज़्यादा सीटों पर जीतकर हरियाणा में सरकार बनाएगी। ऐसे हालात में बीजेपी के कई नेताओं का मन बदल गया। उनको सत्ता का कांग्रेस में सुख नजर आने लगा और कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं को भी ये एहसास होने लगा कि अगर वो वापसी कर लेते हैं तो उन हालात में उनकी सियासत अगले कुछ सालों में बेहतरीन हो सकती है। इन नेताओं में सबसे बड़ा नाम था वीरेंद्र सिंह का। वीरेंद्र सिंह 2013 में बीजेपी में शामिल हुए थे और बीजेपी ने उनको तमाम तरह का रसूख देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बीजेपी ने जहां वीरेंद्र सिंह को मोदी की सरकार में मंत्री बनाया, वहीं पर उनके आईएएस रहे बेटे बृजदर सिंह को हिसार से लोकसभा का सांसद बनाया और पत्नी प्रेमलता को भी उचना से विधायक बनाया। लेकिन वीरेंद्र सिंह को बीजेपी रास नहीं आई और लोकसभा चुनाव से पहले बेटे की टिकट कटने की आशंका से और कांग्रेस की सरकार आने की संभावना से उनको सत्ता का लालच हो गया। इसलिए वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस में वापसी कर ली। लेकिन कांग्रेस में वापसी करने के बाद आज की तारीख में भी वीरेंद्र सिंह वहीं खड़े हैं जहां 2013 में खड़े थे। यानी आज भी वो भूपेंद्र हुड्डा के नीचे अपने आप को घिसाई करवा रहे हैं, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा ने ही उनके बेटे को जहां लोकसभा की टिकट नहीं मिलने दी, वहीं पर दीपेंद्र हुड्डा के दो शागिर्दों ने उचाना में बागी होकर चुनाव लड़कर बृजेंद्र सिंह के चुनाव के ताबूत में कील ठोकने का काम किया। अब अगला नाम है अशोक तंवर का। अशोक तंवर को भी बीजेपी बड़ी इंपॉर्टेंस दे रही थी। बीजेपी में उनका भविष्य सुरक्षित नजर आ रहा था, लेकिन चंद घंटों में ही विधानसभा चुनाव के प्रचार के बीच में अशोक तंवर ने पाला बदल लिया और वो कांग्रेस में शामिल हो गए। उनको भी इस बात का यकीन था कि हरियाणा में कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है और कांग्रेस में सत्ता में हिस्सेदारी लेने की उम्मीद के साथ ही अशोक तंवर पाला बदलने का काम कर गए। लेकिन कांग्रेस में जाने के बाद और चुनाव परिणाम में बीजेपी की सत्ता बरकरार रहने के चलते अशोक तंवर का ये फैसला भी गलत साबित हुआ है। आज वो 2018 से पहले की सियासत से भी नीचे पहुंच गए हैं, क्योंकि आज भी हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा की ही वर्चस्व और चौधर है और यही वजह है कि अशोक तंवर कांग्रेस में जाकर एक बार फिर से हाशिए पर चले गए हैं। कर्णदेव कंबोज बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार माने जाते रहे हैं। वो मनोहर लाल सरकार में मंत्री भी रहे, लेकिन इस बार उनकी टिकट रादौर से काटने का पहले से इशारा हो गया था। इसलिए कर्णदेव कंबोज ने पार्टी से बगावत करते हुए कांग्रेस ज्वाइन कर ली। उनको इस बात का एहसास था कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, ऐसे में कांग्रेस में जाकर उनकी सत्ता में हिस्सेदारी हो जाएगी। लेकिन बीजेपी के सरकार बनने के चलते कर्णदेव कंबोज को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कांग्रेस में उनको बड़ा रसूख नहीं मिला, कांग्रेस की सरकार नहीं बनी और यही वजह रही कि कर्णदेव कंबोज की सियासत आज की तारीख में खत्म हो गई है। क्योंकि रादौर सीट के ऊपर भी भूपेंद्र हुड्डा BL सैनी को ही अपना सिपह सलार मानते हैं, अपना वफादार मानते हैं। वहाँ भी कर्णदेव कंबोज की सियासत का दी एंड हो गया है। गन्नौर की विधायक निर्मल चौधरी के लिए भी अब आगे के रास्ते बंद हो गए हैं। निर्मल चौधरी को भी ये लगा था कि भूपेंद्र हुड्डा की सरकार आ रही है, इसलिए विधानसभा चुनाव में उन्होंने और उनके पति ने कांग्रेस के प्रत्याशी कुलदीप शर्मा की मदद की और बगावत करते हुए उन्होंने अपने आप को कांग्रेस की सत्ता के टेंट के अंदर महसूस किया। लेकिन उनको इस बात का पता नहीं था कि बीजेपी की सत्ता बरकरार रहेगी, इसलिए निर्मल चौधरी की सियासत भी खात्मे के कगार पर पहुंच गई है।
लक्ष्मण नापा भी निर्मल चौधरी की तरह उसी किश्ती पर सवार थे। उनकी जगह पर पहले से ही तय हो गया था कि सुनीता दुग्गल को टिकट मिलेगी। लक्ष्मण नापा चुनाव लड़ना चाहते थे और उनको ये भी लगा कि अब बीजेपी की सरकार जाएगी और कांग्रेस की सरकार आएगी। ऐसे में उनको भी सत्ता के सुख ने पाला बदलने के लिए मजबूर कर दिया, प्रेरित कर दिया और वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। लेकिन उनके हालात भी बदल गए हैं, वो भी बदहाली का शिकार हो गए हैं, क्योंकि रतिया में भी जर्नैल सिंह भूपेंद्र हुड्डा के खासम खास नेताओं में शामिल हैं, विधायक भी हैं। ऐसे में वहाँ पर लक्ष्मण नापा की दाल नहीं गलेगी, यानी लक्ष्मण नापा ने भी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर लिया। सुखविंदर सिंह मांडी बालडा से विधायक थे, बीजेपी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी थे, उनका वीआईपी स्टेटस था। लेकिन सुखविंदर शुरान को भी अपनी टिकट कटने को लेकर पहले से आशंका थी और उनको लगा कि उम्मेद पातवास को टिकट मिलेगी, तो ऐसे में उन्होंने भी बगावत करके कांग्रेस ज्वाइन कर ली। लेकिन कांग्रेस में उनकी भरपूर सपोर्ट के बावजूद बालडा सीट पर कांग्रेस हार गई और ऐसे में बीजेपी की सरकार बरकरार रहने के चलते सुखविंदर मांडी की सियासत भी भेद घाटे में आ गई है, अंधकार के रास्ते पर आगे बढ़ गई है। सुरेंद्र बरवाड़ा पूर्व सांसद हैं, हाल के सालों में वो एक्टिव ही नहीं थे, वो बीजेपी में पिछले 8 साल से बने हुए थे। लेकिन उनको भी ये एहसास हुआ कि कांग्रेस की सत्ता आ रही है और बीजेपी सत्ता से बेदखल हो रही है, इसलिए सुरेंद्र बरवाड़ा ने भी बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली। लेकिन उनके लिए भी अब रास्ता बिल्कुल बंद हो गया है। बीजेपी की सरकार बरकरार रहने से सुरेंद्र बरवाड़ा की बची कुची उम्मीदें भी अब खत्म हो गई हैं। पूर्व सीनियर विधायक रहे जयप्रकाश गुप्ता ने भी कांग्रेस की सरकार आने के चक्कर में बीजेपी छोड़ने का काम किया। करनाल की पॉलिटिक्स में अब जयप्रकाश गुप्ता का ये फैसला आखिरी फैसला कहा जाएगा, क्योंकि उम्र के उस पड़ाव पर खड़े हैं जहां उनकी सियासत 5 साल बाद 2029 में एक्टिव मोड में नजर नहीं आती है। यानी उनके लिए भी अब ये आखिरी फैसला घाटे का सौदा फील हो रहा है। जगदीश यादव दीपेंद्र हुड्डा के कहने में आकर बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। दीपेंद्र हुड्डा ने लोकसभा चुनाव से पहले ही जगदीश यादव को बहका लिया था, उनको एहसास दिला दिया था कि वो कांग्रेस की सरकार में जीतेंगे और मंत्री भी बनेंगे। लोकसभा चुनाव में कोसली हलके में दीपेंद्र हुड्डा की 1 वोट की लीड में जगदीश यादव की बड़ी भूमिका रही है। दीपेंद्र हुड्डा ने उनको विधानसभा की टिकट भी देने का काम किया, लेकिन जगदीश यादव विधानसभा का चुनाव बड़े अंतर से हार गए और यही वजह है कि जगदीश यादव के लिए भी ये चुनाव अंतिम चुनाव साबित हो सकता है। यानी उनका भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाने का फैसला गलत साबित हुआ है। बख्शी सिंह असम से बीजेपी के विधायक थे, बीजेपी के एकमात्र सिख विधायक भी 2014 में बने थे, उनको संसदीय सचिव भी बनाया गया। इस बार उनकी टिकट कटने के आसार पहले से बने हुए थे। ऐसे में बख्शी सिंह ने भी सत्ता की रेवड़ी हासिल करने के लिए बीजेपी की सदस्यता को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली। लेकिन बीजेपी की सरकार बने रहने के चलते बख्शी सिंह का फैसला भी गलत साबित हुआ है और ऐसे में उनकी सियासत भी अब बंटाधार की पोजीशन में पहुंच गई है। विक्रम ठेकेदार 2014 में कोसली से विधायक बने थे, वो बीजेपी के वफादार नेताओं में माने जाते थे। 2019 में टिकट कटने पर उन्होंने बगावत नहीं की थी, लेकिन इस बार टिकट नहीं मिलने पर वो बगावत कर गए और कांग्रेस के पाले में चले गए। लेकिन बीजेपी की सरकार बनने के चलते अब विक्रम ठेकेदार की सियासत भी खत्म हो गई है, क्योंकि कोसली का इलाका ऐसा है जहां पर कांग्रेस के दावेदारों की संख्या को देखते हुए साफ तौर पर कहा जा सकता है कि विक्रम ठेकेदार को वहां पर कभी मौका नहीं मिलेगा। यानी विक्रम ठेकेदार की सियासत कांग्रेस में जाकर शून्य हो गई है। हिसार के मेयर गौतम सरदाना ने भी गलत फैसला लेने का काम किया। टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने बगावत करते हुए बागी चुनाव लड़ा और चुनाव लड़कर वो अपनी जमानत जब्त करवा बैठे। यानी उनको ना तो माया मिली और ना ही राम मिला, क्योंकि अब वो बीजेपी के अब सदस्य नहीं रहे हैं और कांग्रेस की सरकार नहीं आई है। इसलिए गौतम सरदाना की पॉलिटिक्स को भी इस फैसले से बड़ा झटका लगा है। शमशेर खरकड़ा को बीजेपी ने 3 मौके देने का काम किया। इस बार भी वो महम सीट पर टिकट के बड़े दावेदार थे, लेकिन बीजेपी ने कबड्डी खिलाड़ी दीपक हुड्डा को प्रत्याशी बनाने का काम किया, जिसके चलते शमशेर खरकड़ा ने बगावत कर दी और अपनी पत्नी राधा अलावत को निर्दलीय चुनाव लड़ाने का काम किया।
अब शमशेर खटकड़ा इस बात पर पछता रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी क्यों छोड़ी, क्योंकि अगर बीजेपी में रहते तो उनकी गिनती बीजेपी के मजबूत नेताओं में होती, लेकिन बीजेपी छोड़ने के बाद अब वो कहीं के नहीं रहे हैं। वो इस बात पर पछता रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी क्यों छोड़ी। इन नेताओं की तरह 2 दर्जन बी ग्रेड के नेता भी इस दौर से गुजर रहे हैं, यानी उन्होंने भी सत्ता के लालच में, सत्ता के हिस्सेदारी में बीजेपी की हार की आशंका को देखते हुए कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी, लेकिन बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगा गई और कांग्रेस सत्ता से बेदखल रही, जिसके चलते उन 2 दर्जन नेताओं के लिए भी सियासत घाटे का सौदा साबित हो गई है। उनका फैसला आत्मघाती साबित हुआ है और उनकी सियासत अब बेहद नुकसान के दौर में पहुंच गई है। यानी बीजेपी छोड़ने वाले 3 दर्जन नेताओं के लिए अब वो फैसला सबसे दुखदाई, सबसे घाटे का सौदा साबित हो रहा है और अब उन्हें लग रहा है कि अगर वो बीजेपी में रहते तो उनकी सियासत जिंदा रहती, उनकी सत्ता में हिस्सेदारी बनी रहती और वो सत्ता में मौज करते। लेकिन कांग्रेस की सत्ता की संभावना ने उनके ख्वाबों को बदल दिया था। टिकट कटने के चलते आधा दर्जन बीजेपी के पूर्व विधायकों ने भी पाला बदलने का काम किया था। अब ये सभी नेता ऐसी किश्ती में सवार हो गए हैं जहां कांग्रेस में न तो भूपेंद्र हुड्डा उन्हें पूछ रहे हैं, न ही कांग्रेस में उनका भविष्य सुरक्षित है। बीजेपी में वापसी के लिए वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने ऐसे नेताओं को वापस लेने से इनकार कर दिया है। यानी ऐसे नेताओं की सियासत अब बेहद हाशिए के दौर पर पहुंच गई है, वो गर्दिश के दौर में पहुंच गए हैं। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाने वाले इन नेताओं के सियासी भविष्य के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट करके जरूर बताइए। वीरेंद्र सिंह और अशोक तंवर जैसे नेताओं के लिए क्या ये फैसला आत्मघाती साबित होगा, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाने वाले नेताओं के सियासी अंजाम के बारे में भी कमेंट करके आप जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।